हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपिक स्टडी। जैसे कि हमारे इस चैनल पे एजुकेशनल सारे वीडियोस वन बाय वन आ रहे हैं, आप उन सब वीडियोस को देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को लाइक कर दें ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम इस तरह के वीडियो आगे और भी लाते रहें। इस वीडियो में हम देखने वाले केमिस्ट्री के फर्स्ट क्लास के केमिस्ट्री के बेसिक समझेंगे। केमिस्ट्री क्या होते हैं। देखिए, पहला लिखा है केमिस्ट्री यानी रासायनिक विज्ञान। केमिस्ट्री सबसे आपको समझ में आ रहा होगा, जिसमें हम लोग मेनली केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कोई भी मेटर यानी कोई पदार्थ कैसे बने हैं उनके बारे में ही मेनली अध्ययन करते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं केमिस्ट्री जो शब्द है वो कहाँ से बने हैं। तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया से हुई है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से लिए गए हैं? कीमिया, जिसका मतलब होता है काला रंग। कीमिया वर्ड जो होता है, इस कीमिया शब्द का मतलब क्या होता है? काला रंग यानी ब्लैक कलर। कीमिया का मतलब क्या हो गया? ब्लैक कलर। इसी से केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। केमिस्ट्री के पिता किसे कहे जाते हैं? केमिस्ट्री के पिता कहे जाते हैं लैवोसियर, यानी रासायनिक विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? हु इज़ द फादर ऑफ केमिस्ट्री? तो ही इज़ नॉन एज लैवोसियर। नेक्स्ट है केमिस्ट्री में हम पदार्थ के बारे में अध्ययन करते हैं। अभी जैसा कि हम बताएं, केमिस्ट्री में मेनली ये देखते हैं हाउ अ मैटर इज़ मेड अप। कोई भी पदार्थ कैसे बने हुए हैं, उस पदार्थ की आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग देखते हैं। वो पदार्थ कैसे, उसके अंदर में मॉलिक्यूल्स कैसे है, उसके बीच में कौन क्या है नहीं, उन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं, केमिस्ट्री को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। केमिस्ट्री जो होते हैं वो 3 भागों में बटे होते हैं। पहला है फिजिकल केमिस्ट्री, सेकेंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और थर्ड वन इज फर्स्ट वन फिजिकल केमिस्ट्री, सेकेंड वन इनऑर्गेनिक और थर्ड वन ऑर्गेनिक। फिजिकल केमिस्ट्री में हम देखते हैं रूल ऑफ केमिकल रिएक्शन। फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे? केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन कैसे होते हैं। दो पदार्थ मिलते हैं तो एक नए पदार्थ की उत्पत्ति होती है। कौन कौन से पदार्थ को मिलाएंगे तो किस तरह के पदार्थ की उत्पत्ति होगी, ये हम देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग मेनली समझते हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्या होता है सभी को पता होगा कि पीरियोडिक टेबल एक टेबल है, जिसको आगे डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। पीरियोडिक टेबल में तत्व के बारे में, अलग अलग तत्वों के बारे में देखते हैं, मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये है हमारे इनऑर्गेनिक का पार्ट्स। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग देखेंगे कंपाउंड्स के बारे में, जो कंपाउंड्स यानी यौगिक क्या होते हैं। नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स है हमारे केमिस्ट्री में, जो टॉपिक्स हम लोग आने वाले समय में पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के टॉपिक्स। फर्स्ट है मैटर यानी पदार्थ। देखिए, द्रव और द्रव्य दोनों में अंतर है। द्रव्य मतलब होते हैं पदार्थ यानी मैटर, और द्रव्य मतलब हो गए तरल। तो दोनों में डिफरेंस आप शब्दों को समझे। पहला है हमारा मैटर। नेक्स्ट समझेंगे सॉल्यूशन यानी विलयन क्या होते हैं। उसके बाद एसिड, बेस और सॉल्ट यानी अम्ल, क्षार और लवण। कई जगह पे इस स्पेलिंग में आपको मिस देखने को मिल सकते हैं हिंदी में, वो आप करेक्ट कर ले। नेक्स्ट वन है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना देखेंगे, परमाणु संरचना क्या होते हैं। आफ्टर दैट नंबर 5 रेडियो एक्टिविटी समझेंगे, रेडियो सक्रियता क्या होते हैं। नेक्स्ट केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन को समझेंगे, रासायनिक बंधन क्या क्या होते हैं। उसके बाद मेटल, नॉन मेटल, मेटोलाइट्स यानी धातु, मेटल मीन्स धातु, नॉन मेटल अधातु, और मेटोलाइट्स यानी उपधातु समझेंगे। धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं और उपधातु क्या होते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे देख सकते हैं, यह है हमारा 9th नंबर टॉपिक, जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। नंबर 10 पे हम लोग समझेंगे फ्यूल यानी ईंधन। ईंधन क्या होते हैं, जो कैरोसिन हो गए हैं, पेट्रोल, डीजल, इन सब के बारे में इसमें जानेंगे। नेक्स्ट है पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी को समझेंगे इसमें हम लोग। आफ्टर दैट इतने ही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम लोग केमिस्ट्री में देखेंगे, और इसके अंदर में सारा कवर हो जाएगा। और केमिस्ट्री में अगर कोई टॉपिक्स बच जाते हैं तो उसको हम लास्ट में स्टडी कर लेंगे। आज हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक हमारा है, जो आप देख सकते हैं फर्स्ट हमारा था नंबर 1 पे क्या था, दैट इज़ मैटर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैटर यानी पदार्थ। आज हम लोग जानने वाले हैं कि पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ के बारे में स्टडी करेंगे। तो समझते हैं हम लोग कि पदार्थ क्या। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मैटर। मैटर होते क्या हैं।
मैटर क्या होते हैं, यानी पदार्थ क्या होते हैं। तो देखिए सिंपल सा डेफिनेशन है, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ऐसा कुछ भी जिसमें क्या हो, मास हो यानी द्रव्यमान हो, और ऑक्यूपाई स्पेस यानी स्थान घेरे, उसे हम मैटर कहते हैं। हिंदी में बोले तो जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान हो और जड़त्व का गुण हो और उसे महसूस किया जा सके, उसे हम मैटर कहते हैं, उसे हम पदार्थ कहते हैं। थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जैसे हवा, क्या हवा मैटर है? तो हाँ है। कैसे? हवा क्या करते हैं, स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। जब हम एक बैलून को ब्लो करते हैं यानी बैलून को फुलाते हैं तो देखते हैं इसका आकार क्या होता है, इंक्रीज हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। अगर एक गैस सिलेंडर है, अगर वो एम्प्टी होते हैं, ब्लैंक होते हैं, उसको मेजर करें तो उसके वेट कम होंगे। अगर उसमें गैस फिल कर दें और फिर हम उसको मेजर करें तो उसके वेट क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इससे ये प्रूव हो जाते हैं कि एयर भी क्या है, मैटर है। एयर इज ऑल्सो कॉल्ड अ मैटर बिकॉज इट ऑक्यूपाई स्पेस एंड इट हैज़ ऑल्सो वेट। ये क्या है, स्पेस को भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं और इसमें वेट भी होते हैं। सो एयर इज़ अ मैटर। नेक्स्ट, एनीथिंग, जैसे एक टेबल है, चेयर है, कोई भी चीज़ है, वो सारे मैटर होते हैं, मैटर है यानी पदार्थ है। कैसे? वो स्थान भी घेर रहे हैं और इस स्पेस को भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं। यहाँ पे एक पॉइंट्स हम एक लाइन लिखे हैं ये, जिसमें जड़त्व का गुण हो। इसका क्या मतलब हुआ, जड़त्व का गुण हो। जड़त्व का गुण कहता है कोई भी वस्तु यदि वो मोशन में यानी गति में है तो हमेशा गति में रहेगा, या वो रेस्ट में है यानी स्थिर है तो वो स्थिर रहेगा। कब तक? जब तक उस पर कोई बाहरी असंतुलन बल कार्य ना करे। इसी गुण को कहा जाता है जड़त्व का गुण, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी इसी के आधार पर है। जैसे बुक को अगर हम टेबल पे रख दें तो वो बुक टेबल पे रखा हुआ रहेगा। कब तक? जब तक उस बुक को हम टच नहीं करें, बुक को हिलाए नहीं, कोई बाहरी असंतुलन। हम अगर बुक को हिलाते तो हमारे द्वारा लगाया गया बल एक बाहरी असंतुलन बल है, जिस कारण से बुक वहाँ से डिस्प्लेस हो जाएंगे, यानी कि दूसरी जगह पे हम लेके जा सकते हैं। और अगर उस पर कोई बल नहीं लगाया जाए तो वो क्या होंगे, उसी जगह बने ही रहेंगे। इससे आप क्लियरली समझ चुके होंगे कि कोई वस्तु अपने स्थिति में बने रहना चाहते हैं तब तक जब तक उस पर कोई बाहरी असंतुलन बल कार्य ना करे। आगे समझते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में बने रहना चाहते हैं तब तक जब तक उस पर कोई बाहरी असंतुलन बल कार्य ना करे। ये कैसे क्लियर होते हैं? यदि गेंद लुढ़क कर आ रहे होते हैं या कहीं जा रहे होते हैं तो गेंद तब तक लुढ़कता रहेगा तब तक जब तक उस पर कोई बाहरी असंतुलन बल कार्य ना करे। आप बोलेंगे सर हम गेंद को जब फेंकते हैं तो कुछ दूर जाकर रुक जाती है, कैसे? उसमें भी कोई बल कार्य करता है। कौन सा बल? घर्षण बल। पृथ्वी के साथ, हमारी धरती के साथ, यानी हमारे जो अर्थ के सरफेस है उसके साथ और गेंद के साथ घर्षण बल के कारण वो गेंद स्लो हो जाते हैं, जिस कारण से वो रुक जाती है। यानी इस सिचुएशन में भी क्या हुआ, बाहरी असंतुलन बल हमारा यहाँ पे कार्य किया है। देखिए यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आ गए हैं, द्रव्यमान और वेट। ये हमारा अलग टॉपिक है, अलग चैप्टर का पार्ट आ गया यहाँ पे। हम थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। पहले देखिए आते हैं द्रव्यमान यानी मास, और नेक्स्ट आते हैं वेट यानी भार। द्रव्यमान और भार दोनों में बहुत डिफरेंस है। देखिए मास यानी द्रव्यमान जो होते हैं ये अदिश राशि है। ये क्या है? अदिश राशि है, ये नहीं बदलता है। अगर किसी वस्तु का वजन 10 kg है, मास 10 kg है तो वो 10 kg ही रहेगा, ये नहीं बदलता है। इसका SI मात्रक kg होता है। और वेट ये एक सदिश राशि है और ये वेक्टर क्वांटिटी, सदिश मतलब वेक्टर क्वांटिटी है और ये स्केलर क्वांटिटी था। यह स्थान के साथ बदलता है, यानी वेट यानी भार जो है ये स्थान के साथ बदलता है। यानी अगर कोई वस्तु हमारे यहाँ पे कितना है, 10 kg का है, अगर उसको हम मून पे ले जाएं तो वो कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएंगे। यानी उसको 1/6 से मल्टीप्लाई यानी 6 से भाग कर देंगे जो हमारा वेट होगा। इसका SI मात्रक होता है न्यूटन, या न्यूटन के साथ इसका और एक SI मात्रक है, आप उसे कह सकते हैं kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या कह सकते हैं? kg मीटर पर सेकंड, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो g के मान पर निर्भर करते हैं। जैसे हमारा अर्थ पे g का वैल्यू होता है 9.8 और चंद्रमा पे इसका 1/6 होते हैं, तो इसका किसी भी वस्तु का जो भार होते हैं वो चंद्रमा पे घट जाते हैं या डिफरेंट होते हैं। आगे समझते, सब हमारा हालांकि अलग पॉइंट था, इस चैप्टर का पार्ट नहीं था ये सारा। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं इसका आगे, इसके बारे में डिटेल अभी नहीं समझेंगे, आगे समझेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में
कि लिफ्ट में अगर कोई व्यक्ति होगा तो उसका बार पे क्या इफेक्ट होगा, जब लिफ्ट नीचे आ रहे होंगे, जब ऊपर जा रहे होंगे, या अचानक से लिफ्ट का डोर टूट जाए तो उसके बार पे क्या असर होंगे। इन सब चीज़ के बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। ये हमारा इस चैप्टर का पार्ट नहीं था। हम थे इस जगह पे। हाँ, मेटर आपको समझ में आ चुका होगा। मेटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मेटर। ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो, उससे हम क्या कहते हैं? मेटर कहते हैं। क्लियरली समझ में आ चुका। अभी हम देख समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेटर, यानी पदार्थ के प्रकार। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, पदार्थ के टाइप्स ऑफ मेटर्स भी समझ सकते हैं इसे आप। पहला है, तो मेटर्स को मेनली आप इतने दिनों तक जानते होंगे। मेटर्स 3 तरह के होते हैं, यानी पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ठोस, द्रव और गैस। बट अभी हम लोग जानेंगे मेटर्स 5 टाइप्स को होते हैं। कौन कौन से? तो फर्स्ट है सॉलिड, लिक्विड। सॉलिड मीन्स ठोस, लिक्विड मीन्स द्रव, और गैस मीन्स गैस यानी वायु, समझ सकते हैं। और नेक्स्ट है प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। यहाँ से आप समझ सकते हैं, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था किसे कहते हैं? तो दैट इज प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था किसे कहते हैं? तो प्लाज्मा को कहा जाता है। पदार्थ की 5वीं अवस्था दैट इज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें, कमेंट में आपको इसके फिर अगले वीडियो में हम इसको आंसर आपको ज़रूर देंगे। अब समझते हैं पदार्थ की पहली अवस्था जो है ठोस यानी सॉलिड। सॉलिड क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। देखिए, इसमें आकार और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं। यानी कोई भी ठोस ऑब्जेक्ट अगर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं ब्लॉक्स, ईटा ले लेते हैं, ठीक है, वो ठोस है, वो ठोस पदार्थ है। कैसे हम इसको पहचानेंगे? देखिए, इसमें इसका आकर्षण बल जो होंगे वो ज़्यादा होंगे और विकर्षण बल कम होंगे। कहने का मतलब, आकर्षण बल, कोई भी पदार्थ जो होते हैं वो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने होते हैं। वो अणु मान लेते हैं ये हमारा कोई पदार्थ है, इसके बीच में बहुत सारे अणु होंगे। इसके बीच में जो आकर्षण बल होंगे, ये जो एक दूसरे के साथ छटे होंगे ऐसे ऐसे, ये काफ़ी ज़्यादा होंगे। किसमें? ठोस में। और विकर्षण बल क्या होता है? आकर्षण बल काफ़ी ज़्यादा होंगे। अब समझते हैं पहले आकर्षण और विकर्षण बल क्या होता है। मान लेते हैं ये मेरा एक अणु है, ये 2 अणु हैं, ये जिस बल के कारण एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं उसे आकर्षण बल कहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। इसे कहेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और मान लेते हैं एक है, बहुत सारे अणु हैं, जिस बल के कारण ये एक दूसरे से दूर भेजते हैं, यानी अलग रहते हैं, अलग करते हैं, उसे फोर्स ऑफ रिपल्सन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो ठोस जो है हमारे सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे? हायर होंगे। और फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होंगे? कम होंगे। कुछ प्रॉब्लम है फर्स्ट पॉइंट में आप लोग को तो आप कमेंट करें हमें। नेक्स्ट, इसका द्रव्यमान अधिक होता है, यानी जो सॉलिड होंगे उसका जो मास होगा वो अधिक होगा। नेक्स्ट, इसका घनत्व, इसका डेंसिटी, यानी एक यूनिट में कितने सारे मॉलिक्यूल्स हमारे हैं, एटम्स हैं, वो होते हैं डेंसिटी। नेक्स्ट, इसका घनत्व, इसका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट, इसका गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट आदि होंगे। पहले देखिए यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच एनीथिंग मेल्ट्स, वो ताप, जिस ताप पर कोई वस्तु पिघल जाते हैं उसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक बिंदु। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जिस ताप पर कोई वस्तु भाप में कन्वर्ट हो यानी वेपर में बदल जाए उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, या उबलना स्टार्ट कर दे। बॉइलिंग मीन्स समझते हैं उबलना होता है, और भाप में बदलना स्टार्ट है उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, दोनों ही क्या होते हैं? अधिक होते हैं। नेक्स्ट समझ सकते हैं आगे, इसका आकार निश्चित होते हैं, यानी आप एक ब्लॉक्स को देखे होंगे ईटा, उसका आकार क्या हो? निश्चित है। यानी एक ईंटे को आप हाथ में लीजिए और फिर उठा के उसको ऊपर में रख दीजिए, किसी जगह पे रख दीजिए, उसका आकार सेम रहेंगे। इससे ये प्रूव हो जाते हैं ठोस का आकार क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। इसका आयतन निश्चित होते हैं। आयतन मतलब उसका जो जगह है वो उसके अराउंड सरफेस एरिया, वो आयतन भी उसके फिक्स्ड होते हैं। और सबसे अधिक गलनांक, मतलब गलनांक बिंदु सर्वाधिक किसका होता है? तो टंगस्टन का गलनांक पॉइंट यानी मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट समझते। अब तक आपको समझ में आ चुका होगा सॉलिड के बारे में कुछ पॉइंट्स। इसी पॉइंट्स में से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न में से किनके गलनांक बिंदु अधिक होते हैं, किसके क्वथनांक बिंदु अधिक होते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट समझते हैं लिक्विड यानी द्रव।
समझते हैं द्रव क्या होते हैं। लिक्विड यानी द्रव। जस्ट वेट। यस, समझते हैं हम लोग लिक्विड क्या होते हैं। लिक्विड यानी द्रव, इसमें क्या होता है, आकर्षण बल ठोस से कम होते हैं। यानी लिक्विड के जो अणु होंगे उसके, मान लेते हैं ये हमारा कोई बर्तन है, इसमें हम एक कुछ पहले सेंटेंस को देते हैं, इसमें आकर्षण बल कम होते हैं तथा द्रव से अधिक होते हैं। जस्ट 1 मिनट। इसमें आकर्षण बल ठोस से कम होते हैं और गैस से अधिक होते हैं। गैस होगा, गैस से अधिक होते हैं, ठीक है। ठोस से कम होते हैं और गैस से अधिक हैं। तो अगर मान लेते हैं कोई हमारा बर्तन है, इसमें लिक्विड है, पानी रखा हुआ है, तो इसके अणुओं के बीच के जो आकर्षण बल होंगे, जिस बल के कारण ये एक दूसरे को अपने ओर खींचेंगे, वो ठोस से कम होंगे और गैस से ज़्यादा होंगे। यानी गैस में जो आकर्षण बल होंगे उसके अणुओं के बीच, वो कब से लूज होते हैं, द्रव और ठोस और द्रव दोनों से लूज होते हैं। नेक्स्ट है, इसका द्रव्यमान ठोस से कम होता है। इसका द्रव यानी लिक्विड का द्रव्यमान क्या होगा, ठोस से कम। द्रव का जो द्रव्यमान होते हैं वो ठोस से कम होते हैं। इसका घनत्व भी ठोस से कम होते हैं। लिक्विड का जो घनत्व होगा वो भी ठोस से कम होगा। नेक्स्ट और कुछ पॉइंट्स देखते हैं इसके बारे में। इसका गलनांक और क्वथनांक, यानी जिस ताप पर ये गलेंगे और जिस ताप पर ये भाप बनेंगे वो ठोस से कम होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोहे को एक पिघलाएं तो पिघलने में काफ़ी टाइम लगेंगे और वो भाप तो बनेंगे नहीं आसानी से। और क्वथनांक, और जमाएंगे, जमने में भी इससे टाइम लगते हैं। लेकिन अगर किसी बर्फ़ को गर्म करें हम तो वो जल्दी से क्या हो जाएंगे, ये पानी को अगर गर्म करें जल्दी से वो भाप बन जाएंगे, तुरंत भाप बनने लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। और क्वथनांक, और जमने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो इसका गलनांक और क्वथनांक दोनों ही क्या होते हैं, ठोस से कम होते हैं। आगे, इसका आकार, आकृति और निश्चित होते हैं। यानी आप एक गिलास पानी लें और उसको जिस टाइप के बर्तन में डालेंगे वो उसी आकार के हो जाएंगे। इससे एक सिंपल हम कह सकते हैं, लिक्विड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। इट मीन्स लिक्विड जो होते हैं उसको जिस टाइप के कंटेनर में हम डालेंगे उसी आकार और आकृति के बन जाएंगे। इसी कारण से हम इसे कहते हैं लिक्विड के क्या होते हैं, आकार और आकृति दोनों ही अनिश्चित होते हैं। नेक्स्ट, इसका आयतन निश्चित होते हैं। इसका आयतन निश्चित होता है। आकार तो अनिश्चित होता है लेकिन आयतन क्या होते हैं, जैसे 1 लीटर पानी है, हम 1 लीटर पानी को किसी भी बर्तन में डालेंगे तो पानी 1 लीटर ही रहेगा, ना कि उसके क्वांटिटी में कमी आएंगे। बट उसका आकृति, अगर हम लंबे पाइप में, लंबे आकार के बर्तन में थे तो पानी का आकार लंबा टाइप का हो जाएगा उसके अंदर में। अगर चौड़े बर्तन में, फैले हुए बर्तन में डाल दें तो फैले हुए आकार का बन जाएगा। यानी आकार में चेंजेस आते हैं और उसके आयतन में चेंजेस नहीं आते हैं। हमारा लास्ट फॉर्म है मैटर का, जो है गैस। समझते हैं गैस क्या होते हैं, देखेंगे। ये है गैस। इसमें आकर्षण बल सबसे कम होते हैं। यानी गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूर होंगे, ठोस से भी और द्रव से भी, सॉलिड से भी और लिक्विड से भी। इसका द्रव्यमान कम होता है। नेक्स्ट, इसका घनत्व भी कम होते हैं। गैस में घनत्व भी सबसे कम होते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होते हैं। यानी आप गैस को अगर हम छोड़ेंगे वायु में तो अपने आप इधर उधर फैल जाते हैं। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, काफ़ी कम है। मेल्टिंग पॉइंट भी कम है। नेक्स्ट, इसका आकार और आकृति दोनों ही अनिश्चित होते हैं। यानी गैस का कोई आकार, गैस को आप छोड़ेंगे, आप देख पाएंगे किस आकार का है, किस आकृति का है, नहीं। तो गैस का आकार और आकृति दोनों ही अनिश्चित होते हैं। इसका आयतन भी अनिश्चित होते हैं। गैस का आयतन भी निश्चित नहीं होते हैं। अगर हम वायु में, हमारे आसपास बहुत सारे गैस है, क्या हम उसको देख के बता सकते हैं इसमें कितना है, उसको मेजर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो गैस का आकार और आकृति दोनों ही अनिश्चित हैं। एक बर्तन है, उस बर्तन में हवा, हम जानते हैं हमारे चारों ओर क्या है, वायु भरे हुए हैं। पता कर सकते हैं अंदर बर्तन में कितने वायु है, नहीं। तो इसके लिए इसका आयतन भी क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ, इससे पहले एक पॉइंट हमारा छूट चुका है। पहले हम समझते हैं ठोस, द्रव और गैस। मान लेते हैं ये हमारा ठोस है, ये द्रव है और ये गैस है। ये है सॉलिड, ये है लिक्विड, ये लिक्विड है और ये गैस है। ठीक है, देखिए इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे इसके, ये काफ़ी नियरेस्ट होंगे एक दूसरे के, काफ़ी नियरेस्ट होंगे।
ये क्या होंगे, काफ़ी नियरेस्ट होंगे। जस्ट 1 मिनट, ये काफ़ी नियरेस्ट होंगे सॉलिड के। और ये है आपका लिक्विड, इसके जो मॉलिक्यूल हैं थोड़ा सा दूर दूर होंगे, और गैस के जो मॉलिक्यूल होंगे ये काफ़ी दूर होंगे एक दूसरे से। ये है सॉलिड, ये है लिक्विड, ये है गैस, ये है गैस। इस टाइप से आप समझ सकते हैं सॉलिड और लिक्विड और गैस में क्या डिफरेंस है। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के काफ़ी नियरेस्ट होते हैं, लिक्विड के उससे थोड़ा ज़्यादा दूर दूर होते हैं, और गैस में काफ़ी दूर दूर होते हैं। यानी गैस में जो मॉलिक्यूल्स वो फ्रीली मूव करते हैं, और सॉलिड में क्लोजली पैक्ड होते हैं। ये था हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट वीडियो। डे बाय डे हम इसी तरह केमिस्ट्री के और भी वीडियोज़ आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करें हमें कि आपको किस टाइप के वीडियोज़ चाहिए। थैंक यू।